कहानी की शुरुआत में हमें मार्टिन टिलमन को दिखाया जाता है जो पिछले 3 साल से वियतनाम की जेल में बंद है। मार्टिन कोई आम कैदी नहीं बल्कि ब्रिटेन से भागा हुआ एक खतरनाक अपराधी है जो बचने की फिराक में वियतनाम आया था। पर जल्द ही यहाँ की सरकार ने भी उसे पकड़ लिया और तब से ही वो जेल में बंद है। हालांकि जिस फ्रांसीसी हुकूमत ने उसे जेल में डाला था उन्हें ये देश छोड़े हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। साल 1954 में वियतनाम ने खुद को आजाद कर लिया, जिसके बाद सभी फ्रांसीसियों को देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि आज भी कुछ फ्रांस के लोग वियतनाम में मौजूद हैं जो यहाँ छिपकर अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। वार्डन को अच्छे से पता है कि मार्टिन एक बहुत अच्छा फाइटर है, इसलिए वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे फाइटर से लड़वाता रहता है। आज भी मार्टिन को एक दूसरे फाइटर से लड़वाया जा रहा था। दोनों को कीचड़ से भरे गड्ढे में लाया जाता है और फिर दोनों अपने हाथ खोलकर दिखाते हैं ताकि ये पक्का किया जा सके कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा। इसके बाद सभी अपनी अपनी बोली लगाना शुरू करते हैं और वार्डन के इशारे पर एक आदमी हवा में गोली चलाकर फाइट की शुरुआत करता है। दोनों ने एक दूसरे पर लात मुक्के चलाने शुरू कर दिए। मार्टिन ने उसे अपनी एक किक से नीचे गिरा दिया, लेकिन वो भी कोई कमजोर फाइटर नहीं था। वो दोबारा उठा और मार्टिन पर हमला करता रहा। स्टीनर दूर से ये सब देख रहा होता है और वो जानता था कि ये फाइट मार्टिन ही जीतेगा। आखिर में होता भी बिल्कुल वही है। मार्टिन एक ही मुक्के में दूसरे फाइटर को नीचे गिरा देता है। जैसे ही मार्टिन जीता है, स्टीनर अपने सबसे खतरनाक आदमी को ऑर्डर देता है कि जो इस फाइट में हारा उसे मार दिया जाए। वो दूसरा फाइटर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये फाइट लड़ा तो तुम मुझे जाने दोगे, पर रेस्टिक नेक ने उसे बताया कि ये फाइट तुम्हारी आजादी के लिए ही थी, पर तुम इसे हार गए। ये सुनते ही उस फाइटर ने रेस्टिक नेक पर हमला कर दिया, लेकिन रेस्टिक नेक उससे लड़ा और उसकी जान ले ली। वो मार्टिन को घूर कर देखता है, जैसे कि उसे बता रहा हो कि अगर वो हारा तो उसकी हालत भी यही होगी। इसके बाद दो गार्ड्स मार्टिन को वापस उसकी सेल में ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम इजाबेल है। मार्टिन ने इससे पहले भी इजाबेल को कई बार देखा था, लेकिन आज जब ये गार्ड्स इजाबेल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो मार्टिन खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें बहुत मारता है। गार्ड्स भी मार्टिन को जमकर पीटते हैं और उनमें से एक उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी मार्टिन उसे याद दिलाता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी जगह तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये सुनते ही गार्ड पीछे हट जाता है और मार्टिन को फिर से उसकी सेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन मार्टिन खिड़की से देखता है कि इजाबेल जेल के वार्डन के लिए फूल लेकर आई है और वो ऐसा रोज करती है, लेकिन स्टीनर हमेशा उन फूलों को फेंक देता था। इजाबेल जब मार्टिन के पास आती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम हर रोज उस आदमी के लिए फूल क्यों लाती हो, जानती नहीं कि वो कितना बुरा आदमी है। इजाबेल ने मुस्कुराकर कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी फूल ला सकती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पर मार्टिन उसे नफरत भरी निगाहों से देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, यहाँ से चली जाओ। इजाबेल जानती थी कि इस जगह ने उसे पत्थर दिल बना दिया है, फिर भी वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी, शायद तब तक तुम्हारा मन बदल जाए। इसी बीच स्टीनर को पता चलता है कि एक ब्रिटिश एजेंट उससे मिलने आया है। उसका एक आदमी जिसका नाम बून था, वो कहता है कि अगर आप कहें तो मैं उसे ठिकाने लगा देता हूँ। पर स्टीनर ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता था। वो कहता है उसे अंदर भेज दो। ब्रिटिश एजेंट हैरिसन स्टीनर से कहता है कि मैं मार्टिन को ढूंढ रहा हूँ, मुझे खबर मिली है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। वो इंग्लैंड से भागा हुआ एक अपराधी है और उस पर सरकार ने इनाम रखा है, उसे कोर्ट में पेश होना है, इसलिए तुम उसे मुझे सौंप दो। लेकिन स्टीनर ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मार्टिन उसके लिए एक पैसा कमाने वाली मशीन बन चुका है। हर फाइट से स्टीनर को बड़ा फायदा होता है। अगर मार्टिन चला गया तो उसके धंधे को भारी नुकसान होगा, इसलिए स्टीनर हैरिसन से कहता है कि यहाँ कोई मार्टिन नहीं है, आप जा सकते हैं। हैरिसन उसे समझाता है कि जल्द ही अमेरिका से मेरे जैसे और भी लोग आएंगे और तुम हर बार उन्हें यही जवाब नहीं दे सकते, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए क्यों ना हम एक दूसरे के काम आए। स्टीनर अच्छे से जानता था कि अब इस जगह पर उसके ज्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए अगले दिन मार्टिन को स्टीनर के पास लाया जाता है। वो मार्टिन के बारे में सब कुछ जानता था, उसने कैसे इंग्लैंड में अपने सुपीरियर ऑफिसर को मारने की कोशिश की जिसके लिए उसे 3.5 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन फिर वो एक और खून करके वहां से भागकर वियतनाम आ गया। स्टीनर उसे अपने 3 सबसे खास आदमियों से मिलवाता है। पहला था रेस्टिक नेक, एक कातिल जो कभी स्पेन की स्पेशल फोर्सेस में था। दूसरा बून, जो वियतनाम आर्मी में कमांडर था, लेकिन उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी की और फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर अपने ही लोगों को धोखा दिया। और तीसरा था एमेरिलो, जो फ्रेंच आर्मी का हिस्सा था। स्टीनर कहता है कि ये सभी अपने देश में क्रिमिनल्स थे, लेकिन आज मेरे साथ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तुम भी कुछ ही दिनों में आजाद होने वाले हो और मैं जानता हूँ कि तुम भी इन लोगों की तरह अपने देश नहीं लौट सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी मेरे लिए काम करो। हम जैसे क्रिमिनल्स के लिए रहने के लिए ये आखिरी जगह बची है, लेकिन हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं तुम्हारे टैलेंट का यूज कर सकता हूँ और मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम फिर से किसी भी देश में एक नई शुरुआत कर सकते हो। मार्टिन उनकी बात सुनता जरूर है, लेकिन उनके साथ काम करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ।
ये सुनते ही स्टेनर ने तुरंत उसकी रिहाई पर मंजूरी दे दी और कहा आपसे तुम आजाद हो। इसके बाद मार्टिन वहां से जाने लगा, लेकिन जाते वक्त स्टेनर ने उसे कहा कि मेरा एहसान है तुम पर, इसे कभी भुलाने की गलती मत करना। स्टेनर जानता था कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे ना ही पेपर्स। आखिर में हुआ भी कुछ वही। कैंप के बाहर मार्टिन का कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसीलिए आखिर में वो उस लड़की के पास गया जो उसे सेल में फूल देने आया करती थी। इजाबेल उसे वापस देखकर खुश हो गई, लेकिन उसके पिता वैलेंटाइन मार्टिन को लेकर थोड़े सख्त थे। उन्हें पता था कि मार्टिन किस तरह का इंसान है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी सिर्फ लोगों के अंदर अच्छाई देखती है, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मार्टिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि वैलेंटाइन उसे पसंद नहीं करता। उसने कहा कि आप बस इतना बता दीजिए कि अगला रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैलेंटाइन ने कहा मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इजाबेल चाहती है कि तुम यहाँ रुको, हमारे यहाँ बाउंसर की जगह खाली है, मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। लेकिन एक बात अच्छे से जान लो, अगर तुमने इजाबेल को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मारने से पहले जरा भी नहीं सोचूंगा। मार्टिन को ये बात, या कहें कि ये धमकी अच्छे से समझ आ गई, पर एक बात जो उसे कई सालों से खटक रही थी कि इजाबेल हर रोज स्टेनर को फूल क्यों देने जाती है। वैलेंटाइन उसे बताते हैं कि स्टेनर ने यहाँ की एक लोकल लड़की से शादी की थी, वो उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसे शक हुआ कि वो उसे धोखा दे रही है। और जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उसे लगा कि ये उसकी बेटी नहीं है, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बच्ची दोनों को छोड़ दिया। इजाबेल वही बच्ची है जिसे स्टेनर आज तक अपनी बेटी मानने से इनकार करता है। उस वक्त मैं स्टेनर का ड्राइवर था, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया और उसे अपने घर ले आया। वो हर रोज उसके लिए फूल लेकर जाती है, इस उम्मीद में कि एक दिन स्टेनर मान लेगा कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन स्टेनर हमेशा उसे ठुकराता आया है। वैलेंटाइन मार्टिन को अपने घर में रहने की जगह देता है और उसे समझाता है कि यहाँ तुम्हें ज्यादातर शराबियों से निपटना होगा। अगर कोई गलत बर्ताव करे तो उसे पहले शांति से समझाओ, लेकिन अगर वो ना माने तो फिर जैसा सही लगे वैसे संभाल लेना। मार्टिन कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए वो बार में काम करने लग जाता है। धीरे धीरे वो इजाबेल के परिवार के साथ कंफर्टेबल हो गया। मार्टिन ने वैलेंटाइन से कहा मेरी कभी किसी ने इतनी मदद नहीं की जितनी आप लोग कर रहे हैं, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। इजाबेल और मार्टिन भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक रात मार्टिन बार में दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखता है। वैलेंटाइन ने उसे इशारा किया कि वो एक बार जाकर देखे कि क्या चल रहा है, लेकिन मार्टिन जैसे उनकी लड़ाई रोकने गया वो दोनों उल्टा उससे भिड़ पड़े। क्लब में फाइट शुरू हो गई और उन दोनों के साथ जो बाकी के लोग आए थे वो भी इसमें शामिल हो गए। वहीं एक आदमी मार्टिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर मार्टिन ने अकेले उन सबका डटकर सामना किया और उन्हें तब तक मारता रहा जब तक वैलेंटाइन ने गोली चलाकर उसे रुकने को नहीं कहा। इसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन तभी उनके बार में रेस्टिंग नेक और उसके बाकी के साथी घुस आते हैं। उसने कहा कल रात किसी ने हमारे फाइटर को बहुत मारा, सोचा क्यों ना जाके उससे मिला जाए, पर वो तुम होगे मैंने सोचा नहीं था। रेस्टिंग नेक उसे बताता है कि रात को जिसे तुमने पीटा वो स्टीनर का फाइटर था और अब तुम्हें उसकी जगह लड़ना होगा। मार्टिन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन रेस्टिंग नेक उसे इजाबेल और उसके बाल को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। उसी रात मार्टिन और वैलेंटाइन आपस में बात करते हैं। मार्टिन अपनी किस्मत को कोस रहा था और कहता है कि मैं जिसके साथ होता हूँ उसे हमेशा नुकसान पहुंचाता हूँ, लेकिन वैलेंटाइन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि 10 फाइट लड़ने से अच्छा है बस एक आखिरी फाइट लड़ो। मार्टिन मान जाता है और अगले दिन अपना सामान पैक करके फिर से स्टीनर के पास जाने लगता है। उसने इजाबेल से वादा किया कि वो जल्दी आ जाएगा और वहां से चला गया। इसके बाद हम मार्टिन को रिंग में देखते हैं। उसके सामने जो सबसे पहला फाइटर आया ये वही था जिसे उसने कल रात पीटा था। मार्टिन बस कुछ ही पंचेस में उसे फिर से धूल चटा देता है और ये फाइट जीत जाता है। उसी रात हैरिसन वैलेंटाइन के बार में आता है और उसे मार्टिन के बारे में पूछता है। वैलेंटाइन ने कहा ऐसा एक शख्स यहाँ पर था पर अब वो जा चुका है। हैरिसन बताता है कि मार्टिन कितना खतरनाक अपराधी है, उसने अपने ही देश में बॉम्ब अटैक्स प्लान किए थे। अगर वो यहाँ वापस आए तो उसे बताना कि मैं उसे ब्रिटिश एम्बेसी में मिलूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ये काम $10,000 में कर सकते हो। इतनी ही रकम सरकार ने मार्टिन को पकड़ने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है और तुम खुद जानते हो कि $10,000 यहाँ की करेंसी में कितने ज्यादा होते हैं। तुम इसे एक बड़ा बार खरीद सकते हो, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकते हो। उसकी ये बातें सुनकर वैलेंटाइन सोच में पड़ जाता है, पर इजाबेल की खुशी के लिए उसने हैरिसन को कुछ नहीं बताया और उसे वहां से जाने को कहा। अगले दिन मार्टिन एक और फाइट में हिस्सा लेता है। सारे लोग मार्टिन पर ही पैसा लगा रहे थे और मार्टिन फाइट जीत भी रहा था। उसके सामने जो भी आया ज्यादा देर टिक नहीं सका, जो देखकर सबको भरोसा हो गया कि मार्टिन के ऊपर लगाया गया दाव कभी बेकार नहीं जाएगा। इसके बाद मार्टिन ने उस दिन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 लोगों से फाइट की और सबको हरा दिया। स्टीनर मार्टिन के पास आया और उसे उसके हिस्से के पैसे दिए जो उसने फाइट से कमाए थे। उसने मार्टिन से कहा कि तुम अच्छे फाइटर हो, काश हम अमेरिका में होते तो इस हुनर के हमें ढेर सारे पैसे मिलते, लेकिन अफसोस हम दोनों ही अपने देश से भागे हुए लोग हैं।
मुझे मौत की सजा मिली थी और तुम्हें ब्रिटिश एजेंसी ढूंढ रही है। जो कुछ भी हमारे पास है अब बस उसी से काम चलाना है। स्टीनर फिर से उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन मार्टिन उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इजाबेल को देखते हैं जो एक बार फिर स्टीनर के लिए फूल लेकर आई थी। अगले सीन में स्टीनर कुछ टाइप करता है और तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्टीनर भी जानता है कि इजाबेल उसी की बेटी है, लेकिन वो उसे सबके सामने अपना नहीं पा रहा था। पर वो ये सब एक लेटर में लिखता है और उसे अपनी शादी की तस्वीर के पीछे छुपा देता है। उधर जब मार्टिन घर पहुंचा तो वैलेंटाइन ने उसे बताया कि तुम्हें ढूंढते हुए एक आदमी यहाँ आया था। उसने मुझे पैसों का लालच दिया, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो मार्टिन को अपना मिलिट्री पासपोर्ट देता है और कहता है कि इस पर अपनी फोटो लगाओ और अमेरिका या किसी और सुरक्षित देश निकल जाओ। इजाबेल को भी साथ ले जाना, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। मार्टिन सोच में पड़ गया कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे, लेकिन वैलेंटाइन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। अब मार्टिन को ये प्लान तो पसंद था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अगले दिन स्टीनर के पास जाता है और उसे आखिरी बार लड़ने के लिए कहता है। स्टीनर उसे बताता है कि यहाँ लोग उसी पर पैसा लगाते हैं जो जीतता है, और तुम इतनी बार जीत चुके हो कि अब सब तुम ही पर पैसा लगाएंगे, तो ऐसे में फाइट का कोई मतलब नहीं है। पैसे कमाने का अब एक ही तरीका था कि वो फाइट हार जाए, जिससे उस पर पैसा लगाने वालों को भारी नुकसान होगा और स्टीनर को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मार्टिन इसके लिए मान जाता है, जिसके बदले स्टीनर उसे ढेर सारे पैसे देता है। उधर दूसरी तरफ वैलेंटाइन को दिखाया जाता है जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अपना पूरा पैसा मार्टिन पर लगा देता है, बिना ये जाने कि मार्टिन पहले से ही हारने का फैसला कर चुका है। इसके अगले दिन फाइट शुरू होती है। मार्टिन के सामने एक भारी भरकम पहलवान लाया जाता है जो दिखने में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, पर तब भी सभी मार्टिन पर पैसा लगाते हैं। शुरुआत में तो मार्टिन उससे बराबरी की फाइट करता है, लेकिन धीरे धीरे उसने ढील छोड़ दी और कहीं कहीं अपने पंचेस भी रोक लिए, जिस वजह से वो बुरी तरह हार जाता है। शाम को स्टीनर के लोग वैलेंटाइन के बार में आते हैं और उसे बताते हैं कि मार्टिन ये फाइट हार चुका है, इसीलिए उसे कल बार खाली करना होगा। वैलेंटाइन को तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। उसे लगा कि मार्टिन ने उसे धोखा दिया है, पर इजाबेल जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर इन लोगों ने हमें फंसाया है। वो गुस्से में एमेरिलो को एक जोर का चांटा जड़ देती है, जिसके बाद वो लोग भी उसे बहुत मारते हैं। वैलेंटाइन जब अपनी बंदूक निकालता है तो रेस्टिंगनैग उसे और इजाबेल दोनों को गोली मार देता है। रात को मार्टिन वापस लौटा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ क्या हुआ। तभी रेस्टिंगनैग बाहर आया और उसने मार्टिन पर भी गोली चला दी। स्टीनर ने जब इजाबेल की लाश देखी तो उसे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वो जल्दी इस दुख से उभर जाता है क्योंकि उसके अंदर किसी के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं थी। उधर उन तीनों की लाश को जंगल में लाया जाता है और एक गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दफना दिया गया। हालांकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मार्टिन अभी मरा नहीं था। कुछ देर बाद तेज बारिश आती है, जिससे मिट्टी बह जाती है और मार्टिन दर्द में चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। उसने इजाबेल को भी बाहर निकाला और हम देखते हैं कि इजाबेल की सांसें अभी भी चल रही थीं, पर वो बुरी तरह घायल है। जल्दी कुछ लोकल लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। वो इजाबेल को अपने साथ ले गए, पर मार्टिन ने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। वो खुद को तैयार करता है और कुछ हफ्ते बाद वैलेंटाइन के बार में वापस लौटता है, जिस पर अब किसी और का कब्जा हो गया था। कुछ लोग मार्टिन को अंदर जाने से रोक लेते हैं, लेकिन मार्टिन उन सबको खत्म करता हुआ क्लब में आ पहुंचा। वहीं पर एमेरिलो भी मौजूद था, पर उसे देखकर वो घबराया नहीं और कहा कि हमारे मेहमान के लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक बनाओ। मार्टिन चुपचाप अपनी ड्रिंक खत्म करता है और बस इतने में ही वहाँ घमासान मारकाट शुरू हो जाती है। मार्टिन अपनी ब्लेड से किसी का सर काट देता है तो किसी के हाथ पैर। एमेरिलो ने उसे इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो स्टीनर के पास आया और उसे बताया कि मार्टिन अभी भी जिंदा है। ये जानकर स्टीनर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, क्योंकि वो उसे बड़ा खतरा नहीं समझता था। स्टीनर को लगा कि वो यहाँ सारे पैसे लेने आया है, इसलिए वो एमेरिलो से कहता है कि पैसों को कहीं छुपा दो। एमेरिलो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी वो वापस आया और अपने लोगों से कहा कि वो चारों तरफ फैल जाएं। वो सारे पैसे बैग में भर ही रहा था कि तभी मार्टिन वहाँ आ गया और सबको मारता हुआ उस तक जा पहुंचा। एमेरिलो ने उसे अपने हाथ में ढेर सारे पैसे दिखाते हुए कहा कि ये सब हमारा हो सकता है, लेकिन मार्टिन को पैसों का कोई लालच नहीं था। वो एमेरिलो को मार देता है और उन सारे पैसों को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। उधर स्टीनर को जब उसकी मौत के बारे में पता चला तो उसने अपने सभी लोगों को हथियार थमाए और पूरे इलाके की निगरानी बढ़ा दी। सबके सब मेन गेट पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मार्टिन ने सीधा हमला करने की बजाय पीछे का रास्ता चुना और चुपचाप कैंप के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ तैनात 2 गार्ड्स को मौत की घाट उतारने के बाद मार्टिन पीछे से बाकी के गार्ड्स पर एक एक कर ग्रेनेड फेंकता है, जिससे स्टीनर का बहुत नुकसान होता है। एक ग्रेनेड स्टीनर के ऑफिस में जा गिरा, जिससे वो मरते मरते बचा। हालांकि स्टीनर जल्द ही मार्टिन के निशाने पर था। मार्टिन चाहता तो एक ही बुलेट में उसका खेल खत्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो स्टीनर को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। मार्टिन सभी को मारता हुआ आगे बढ़ता है। स्टीनर के गार्ड्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं,
पर मार्टिन उनसे बचता हुआ स्टीनर के सामने आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, जिसके बाद मार्टिन वहां पर एक तलवार उठाता है और वो एक ही वार में उसे स्टीनर के सीने के आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद बून वहां आता है। जब उसने स्टीनर की लाश देखी तो वो गुस्से से भर गया। स्टीनर की वजह से ही उसे यहाँ अच्छे पैसे मिलते थे, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन अब सब कुछ उसे छिन चुका था। मार्टिन बून को समझाने की कोशिश करता है कि उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे जाने दे। लेकिन बून जानता था कि उसे पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, वो मार्टिन के ऊपर रखे गए इनाम के पैसों से ही यहाँ एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। दोनों में फाइट होती है, जिसमें बून मार्टिन को बहुत पीटता है। उसने उसे उठा उठा कर पटका और तब तक मारता रहा जब तक वो हार ना मान ले। मार्टिन जल्दी समझ जाता है कि इस तरह वो लड़ाई नहीं जीत सकता। आखिरकार उसने चालाकी से अपनी बंदूक निकाली और बून को गोली मार दी। अब बस रेस्टिगनैक बचा हुआ था। मार्टिन एक एक को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ा। रेस्टिगनैक उसे खत्म करने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजता है, लेकिन मार्टिन ने उन सभी को ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद वो खुद उसे मारने गया। मार्टिन की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही वो एक राइफल उठाने के लिए झुका, रेस्टिगनैक ने उस पर रिवॉल्वर तान दी और कहा, बस करो, तुम जीत नहीं सकते। लेकिन मार्टिन ने तुरंत राइफल उठाई और रेस्टिगनैक पर गोली चला दी, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इससे पहले मार्टिन उसे पकड़ पाता, रेस्टिगनैक मौका मिलते ही वहां से भाग गया। मार्टिन को वहां स्टीनर का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जो आधा जल चुका था। वो उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा कि तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं। उन्होंने मार्टिन को मालाएं पहनाई और उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसी ने उन्हें स्टीनर के अत्याचारों से आजाद कराया था। इस तरह वियतनाम में फ्रेंच आर्मी का आखिरी लेबर कैंप भी खत्म हो जाता है। अपने दोस्तों के जाने के बाद रेस्टिगनैक मारा मारा फिर रहा था। उसके पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही ताकत। जब वो पावर में था तब उसने जिन लोगों पर जुल्म किए थे, अब वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। उधर मार्टिन वो लेटर इजाबेल के लिए छोड़कर उसे ढूंढने निकल जाता है। इजाबेल जब उसे पढ़ती है तो उसके दिल से मानो एक बोझ सा उतर जाता है। मार्टिन हफ्तों तक रेस्टिगनैक की तलाश करता रहता है। उसके हर तरफ पोस्टर लगे हुए थे और एक दिन फाइनली मार्टिन ने उसे ढूंढ लिया। वो रेस्टिगनैक के पास आया और उस पर बंदूक तान दी। रेस्टिगनैक कहता है कि तुम जीत गए, लेकिन अब मैं और नहीं भागने वाला, चलो एक आखिरी लड़ाई हो जाए। वो हर बार की तरह इस बार भी अपना चाकू निकालता है और मार्टिन पर हमला कर देता है। वो ताकतवर और तेज था, लेकिन मार्टिन भी कम नहीं था। दोनों में टक्कर बराबर की थी। उसने नोटिस किया कि रेस्टिगनैक के पैर बहुत तेज चलते हैं, सबसे पहले उसे इन्हीं का कुछ करना होगा। वो मौका मिलते उसके पैर पर हमला करता है, जिससे रेस्टिगनैक कुछ ही देर में लंगड़ाने लगा और धीमा पड़ गया। इसके बाद मार्टिन उस पर लगातार हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसी के चाकू से उसका पेट चीरकर उसका लीवर बाहर निकाल लेता है। रेस्टिगनैक दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मार्टिन ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। उल्टा वो उसके लीवर को खाने लगा, जो रेस्टिगनैक से देखा नहीं गया और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। कुछ देर बाद वहाँ हैरिसन आता है। उसने कहा, आज शाम लंदन की फ्लाइट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और इंग्लैंड के कोर्ट में अपने गुनाह कबूल करो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उससे पहले ही मुझे मार दोगे, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले कि मैं खास लोगों की टीम तैयार करूं और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो इस मिशन का हिस्सा बन सकते हो। मार्टिन एक किलर था। वो जानता था कि मारना ही उसका पेशा है और वही काम उसे सबसे अच्छे से आता था, इसलिए वो हैरिसन के साथ मिल गया और दोनों वहां से चले गए। दोस्तों, इसी के साथ मार्टिन की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।